वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सफलतागंज। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं 18 जून को हमारा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, राइट, जिसमें सेकंड पेपर तो सबका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, बट फर्स्ट पेपर सभी का कॉमन होता है। ठीक है, सभी के लिए कॉमन सिलेबस होता है, सभी के लिए कॉमन बुक्स होती हैं, सब कुछ कॉमन होता है, राइट। तो उसी फर्स्ट पेपर का जो कंटेंट है वो मैं आप तक लेकर आई हूँ एकदम फ्री में, राइट। मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाइड है दिसंबर 2023 का सोशोलॉजी सब्जेक्ट में, सो दैट आपको सोशोलॉजी में अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए आज से हम शुरू करेंगे अपना यूजीसी नेट का जो पेपर 1 का सिलेबस है उसे हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा जो पहली यूनिट है हमारा, जैसा कि आप सबको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ही था कि पूरा पेपर 1 का सिलेबस जो है वो 10 यूनिट में डिवाइड है। तो आज हम पहली यूनिट को पढ़ेंगे। पहले यूनिट में भी जो पहला पार्ट है हमारा उसे हम पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगें, आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ हो, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल सफलतागंज को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, राइट, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आप तक लाती रहूँ और आपकी हेल्प करती रहूँ। इसके अलावा हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड यूपीपी से रिलेटेड और अदर वनडे एग्जाम से रिलेटेड भी कंटेंट है, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। तो पहला जो हमारा टॉपिक है, वो यूनिट है, वो है टीचिंग एप्टीट्यूड, राइट। टीचिंग एप्टीट्यूड में इस जो ये पार्ट है, पहला पार्ट, इसमें हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे टीचिंग का, टीचिंग क्या होती है, टीचिंग का नेचर क्या है, स्कोप क्या है, लेवल्स क्या है टीचिंग के, लेवल ऑफ टीचिंग में जो थ्योरीज हैं हमारी उनको हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के, राइट। ओके, चलिए यस। तो सबसे पहले हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं टीचिंग के बारे में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड इतना कुछ हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो टीचिंग है क्या? आप कहेंगे ठीक है, एक टीचिंग में एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है, सिंपल डेफिनेशन की बात करें, और टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है, उसी प्रोसेस को हम टीचिंग कहते हैं। बट ये एक बहुत ले मैन लैंग्वेज हो गई। हम इसे थोड़ा सा जो है साइंटिफिक वे में या प्रैक्टिकल वे में इसे पढ़ेंगे, राइट। तो टीचिंग है क्या? सो इट इज़ एन ऑक्यूपेशन, जैसा कि आप सबको पता है। ओके, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट आपको बेटर विजिबिलिटी हो सके, राइट। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग एक ऑक्यूपेशन है। वेट अ सेकेंड, ओके, यस। तो टीचिंग एक ऑक्यूपेशन है, हमें पता है कि एक प्रोफेशन है, राइट। और एक टीचर का काम होता है टीचिंग करना, राइट। दूसरी बात यह है कि टीचिंग कॉन्स्टिट्यूट द आइडिया और प्रिंसिपल टॉट बाय अ टीचर। ठीक है, एक आइडिया और प्रिंसिपल जिसको एक टीचर पढ़ाता है वो होती है टीचिंग। नेक्स्ट बात करें अगर नेक्स्ट पॉइंट की, तो टीचर यूटिलाइज करते हैं अपने बेस्ट मेथड्स को टू गिव द बेस्ट नॉलेज टू हिज स्टूडेंट। भाई अगर आप टीचर बनना चाहते हो ना, लाइक राइट, तभी तो आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, देन एसोसिएट प्रोफेसर, देन आप प्रोफेसर बनोगे, तो है तो आपकी वो टीचिंग फील्ड ही। तो आप क्या सोचोगे कि अपना बेस्ट मेथड मैं यूज़ करूँगा। सपोज देखिए, हर टॉपिक का एक अलग मेथड होता है, डिफरेंट टॉपिक के डिफरेंट मेथड होते हैं। लाइक साइंस के जो टॉपिक्स होते हैं उनके लिए मेथड्स अलग होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए मेथड अलग होते हैं, इवन एक ही सब्जेक्ट में कई अलग अलग मेथड्स यूज़ होते हैं। तो एज अ टीचर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेस्ट टू बेस्ट मेथड को यूज़ करना, कि हम बेस्ट नॉलेज अपने स्टूडेंट को दे पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ एजुकेशन, एजुकेटिंग और इंस्ट्रक्टिंग एक्टिविटीज़ दैट इम्पार्ट नॉलेज एंड स्किल। ऐसी एक्टिविटीज़ का यूज़ करता है टीचर जिससे वो नॉलेज इम्पार्ट करना, मतलब नॉलेज को देना, नॉलेज इम्पार्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट में नॉलेज भर सके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अदर्स। एक ऐसी एक्टिविटी जिससे हम दूसरों को एजुकेट करते हैं। भाई हम टीचिंग में क्या करते हैं? दूसरों को एजुकेट ही तो करते हैं। नेक्स्ट है कि इट इज़ अ वे ऑफ अवेकनिंग ऑफ जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज, राइट। एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन करके हम नॉलेज इम्पार्ट करें, वो होता है टीचिंग। तो ये एक सिंपल सा, बहुत ही सिंपल हमारा इंट्रोडक्शन था कि टीचिंग एक्चुअली में होती क्या है, राइट। अब चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अपनी नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है? तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग, राइट। डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग, टीचिंग की डेफिनेशन, राइट, टीचिंग की डेफिनेशन।
डेफिनेशन की हम बात करेंगे। सबसे फेमस डेफिनेशन है आपकी, राइट, जो सबसे फेमस डेफिनेशन है आपकी वो किसकी है, वो B.O. स्मिथ की है, राइट। देखिए मैंने स्टार भी मार्क किया है। सबसे फेमस डेफिनेशन आपकी B.O. स्मिथ की है। ये क्या कहते हैं, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। ठीक है, टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। ये इनकी सबसे फेमस डेफिनेशन है टीचिंग की, जो एग्जाम्स में आती है आपकी। नेक्स्ट इसके अलावा हम पढ़ेंगे H.C. मॉरिसन। H.C. मॉरिसन ने 1934 में बोला था, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन वन मोर मैच्योर पर्सन एंड अ लेस मैच्योर पर्सन। मतलब ये हो गया स्टूडेंट, मतलब इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहा है ये स्टूडेंट, और ये मोर मैच्योर पर्सन हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा टीचर, राइट। वन विच इज़ डिज़ाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। ठीक है, जो टीचर है वो डिज़ाइन करता है एजुकेशन फॉर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, इन्हें सब आप सब जानते ही होंगे। इट इज़ द सुप्रीम आर्ट ऑफ द टीचर टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। ये हमने ऊपर भी शायद इसको पढ़ा था। तो ये डेफिनेशन है। अगर डेफिनेशन में कुछ आना होगा तो वो यहीं से आ जाएगा, अदरवाइज़ बहुत सारी डेफिनेशन है, विवेकानंद जी की हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी की हैं, तो आप देख सकते हैं उन्हें भी। बट इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं डेफिनेशन। अगर इंपॉर्टेंट है तो वो B.O. स्मिथ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद आइंस्टाइन की आप देख सकते हैं और मॉरिसन की देख सकते हैं। उसके अलावा इतना कुछ डेफिनेशन का है नहीं। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक, राइट। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है कि क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग का, राइट। तो देखिए टीचिंग क्या करता है, फैसिलिटेट लर्निंग। फैसिलिटेट करना, फैसिलिटेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना। ठीक है, फैसिलिटेट का मतलब होता है सपोर्ट करना, राइट। दूसरा हम देखेंगे दूसरा क्या काम है, या दूसरा क्या नेचर या कैरेक्टरिस्टिक है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब पता है ना आपको, गुण, राइट। ठीक है, क्या गुण है टीचिंग के। तो दूसरा है कि इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। यस, टीचिंग में क्या होता है, ये एक स्टूडेंट होता है, राइट, और एक ये हमारा टीचर होता है। इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, कंटिन्यूसली इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस से वो जो है कैरेक्टरिस्टिक है टीचिंग का, यस, इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग जो है, टीचिंग एक आर्ट भी है और टीचिंग एक साइंस भी है, राइट। एक कला है ना, किसी को पढ़ाना एक कला होती है, और एक साइंस भी है। नेक्स्ट इन्हांस नॉलेज। यस, टीचिंग जो है नॉलेज, जैसे टीचर पढ़ाता है तो स्टूडेंट की नॉलेज इन्हांस होती है, मतलब बढ़ती ही है। नेक्स्ट है कि टीचिंग कैन बी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखिए फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है, ठीक है, एजुकेशन जैसे होती है ना, एजुकेशन जो होती है वो आपकी 3 तरीके की होती है, फॉर्मल, ठीक है, इनफॉर्मल, और एक होती है नॉन फॉर्मल। देखिए फॉर्मल क्या होता है, फॉर्मल जो टिपिकल आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, आपको डिग्री मिलती है, पढ़ाई करते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, डिग्री मिलती है, ये होती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन क्या होती है आपकी, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल क्या होती है। इनफॉर्मल में जैसे आप जो डिस्टेंस लर्निंग करते हैं, लाइक आप इग्नू से करते हैं, ठीक है, आप ओपन यूनिवर्सिटी से करते हैं कोई कोर्स, तो वो क्या है इनफॉर्मल में। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबल स्टडी आवर्स होते हैं, आप कभी भी चाहे पढ़ सकते हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हैं, राइट। और रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं इसमें लर्निंग के, और मेथड्स में बहुत डाइवर्सिटी होती है। और लास्ट हमारा आता है नॉन फॉर्मल। नॉन फॉर्मल क्या होता है, ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। इसमें हम एक्सपीरियंस से, ठीक है, एक्सपीरियंस से अपने सीखते हैं, ठीक है। नॉन फॉर्मल में हम एक्सपीरियंस से सीखते हैं। अब काफ़ी तो एक्सपीरियंस से सीखेंगे आप, तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लर्निंग फ्रॉम होम और लर्निंग फ्रॉम इन्वायरमेंट, लर्निंग फ्रॉम वर्क, ये सब आपका जो है आप वर्क प्लेस पे जो सीखते हैं या अपने इन्वायरमेंट से आसपास की जो सीखते हैं, वो सब नॉन फॉर्मल में आता है। तो ये तो हो गई एजुकेशन की बात। तो यहाँ से मैं इसको बताने का मेरा क्या मोटो था, यही उद्देश्य था कि आप फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल इन वर्ड्स को जानें, ठीक है। फॉर्मल और इनफॉर्मल बेसिकली जैसे यहाँ पर लिखा है ना, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मतलब ये फॉर्मल भी हो सकती है आपकी टीचिंग,
प्रॉपर स्कूल में जाके और बच्चों को पढ़ाना, उनका होमवर्क चेक करना, ये सब फॉर्मल चीज़ों में आ जाएगा। इनफॉर्मल जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मुझे कोई होमवर्क नहीं चेक करना है, मुझे आपकी अपना कोई रजिस्टर नहीं मेंटेन करना है, कुछ भी नहीं करना है, राइट। तो इस तरीके से आप जब चाहें मेरा वीडियो देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल आवर्स है, फ्लेक्सिबल आप मुझसे चाहें तो कोई भी मेथड कह सकते हैं कि ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे पढ़ा दीजिए, राइट। तो ये इनफॉर्मल हो गया। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेस द लर्निंग, ठीक है, और लर्निंग को ऑर्गेनाइज करता है टीचिंग। डायनेमिक होता है टीचिंग, स्टैटिक प्रोसेस नहीं है, आपको पता है। कोई भी प्रोसेस दो तरीके की हो सकती है, या तो स्टैटिक या डायनेमिक। स्टैटिक मतलब रुकी हुई, या कह सकते हैं कि एक स्थिर चीज़, लेकिन टीचिंग तो डायनेमिक होती है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई एक मेथड है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए यूज़ हो रहा है तो वही मेथड पूरे कॉन्सेप्ट को समझ, इवन एक सिंगल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कई सारे मेथड्स यूज़ हो सकते हैं, राइट। तो टीचिंग एक बहुत डायनेमिक प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोग्रेसिव, यस, टीचिंग एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, हमेशा प्रोग्रेस होती है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक और रेमेडियल है। डायग्नोस्टिक क्या, देखिए हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, तो जैसे हम डॉक्टर के पास गए, उसने कहा कि आपको डायग्नोस हुआ है, मान लीजिए डायरिया। डायग्नोस मतलब कि कोई टेस्ट हुआ, ठीक है, उस टेस्ट में उसकी जो रिपोर्ट आई तो हमें डायग्नोस हुआ, हमें पता चला कि हमें डायरिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से जब जो टीचिंग होती है उसमें हम टेस्ट लेते हैं, ओरल, रिटन, कई टाइप के टेस्ट होते हैं, फिर उससे एक रिजल्ट आता है, हमें पता चलता है, हम डायग्नोस करते हैं बच्चे को एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, मतलब उसे किस फील्ड एरिया में प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे लिखने में है, उसको याद नहीं हो रहा है, या उसे किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, ये हम पता करते हैं। फिर रेमेडियल, रेमेडियल क्या है, रेमेडियल का मतलब होता है उस चीज़ का आपका जो है सोल्यूशन, ठीक है, उस चीज़ का सोल्यूशन आप देते हैं। तो डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल नेचर की होती है। टीचिंग से हम डायग्नोस करते हैं क्या प्रॉब्लम है और फिर उसका सोल्यूशन भी देते हैं। नेक्स्ट इंटरैक्टिव प्रोसेस होती है, यस, इसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होता है। नेक्स्ट लास्ट है हमारा हेल्प इन एडजस्टमेंट, यस, टीचिंग से आपको एडजस्टमेंट में हेल्प मिलती है, राइट। तो ये हमारे हो गए नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। आप सोच रहे होंगे ये सब क्यों पढ़ना, क्या ही है। देखिए, भले ही इससे क्वेश्चन बहुत कम आता हो या ना आता हो, ठीक है, मतलब मैंने जो एग्ज़ाम दिया उसमें इससे क्वेश्चन नहीं था, बट एक बेस बनाने के लिए, एक भूमिका तैयार करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। अब ये इंटरेक्शन और आपका इम्पार्टेशन, ये सब कुछ तो आपको समझना पड़ेगा ना। डायग्नोस्टिक, रेमेडियल, ये सब आप अभी समझेंगे तभी तो आप आगे उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट हम अपनी स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक, टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उद्देश्य हैं, हम टीचिंग क्यों करते हैं। तो टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, पहला है कि एम्स एट बिल्डिंग नॉलेज, यस, हम नॉलेज बिल्ड करने के लिए, सबसे पहला एम तो टीचिंग का यही है ना कि हम स्टूडेंट में नॉलेज बिल्ड कर पाएँ, किसी भी फील्ड की हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है, राइट। दूसरा है हेल्प इन ब्रिंगिंग डिज़ायर्ड चेंजेस। देखिए, जैसे टीचर है, ये एक टीचर है, ठीक है, और ये एक स्टूडेंट है इसका, राइट, स्टूडेंट है। तो अब ये टीचर चाहता है कि ये स्टूडेंट बहुत अच्छा जो है सोसाइटी में सबसे मिलजुल के रहे, बहुत इसके अंदर एक तरीके से एक जो है एम्पैथी, सिंपैथी अलग होती है, एम्पैथी अलग होती है, ठीक है, दोनों में मैं अंतर आपको बताऊंगी। इसके अंदर एम्पैथी डेवलप हो, चलिए अच्छा बता देती हूँ कि सिंपैथी क्या होता है। सिंपैथी और एम्पैथी, सिंपैथी का मतलब होता है किसी से किसी के लिए सद्भावना होना, ठीक है, मतलब कि हमें उससे सिंपैथी है, ठीक, किसी के साथ गलत हुआ तो हमें भी उसके दुख, हम भी मतलब उसके दुख से दुखी हैं, ठीक है। तो एक तरीके की केवल फीलिंग है, मतलब एक तरह की फीलिंग है, फीलिंग ऑफ पिटी कह सकते हैं, PITY, पिटी कह सकते हैं, मतलब किसी पे हमें दया आ रही है, या मतलब कोई दुखी है और हम भी उसके दुख से, मतलब हमें लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट एम्पैथी क्या है, एम्पैथी, यहाँ सॉरी सद्भावना मैंने बोल दिया, एक्चुअली हिंदी मुझे याद नहीं आ रही थी। कैसी होती है, सहानुभूति, सहानुभूति, यस, एग्जैक्ट वर्ड मुझे याद आ गया अभी, ये होती है सहानुभूति, मतलब किसी से हमें बहुत सहानुभूति है, ठीक है। लेकिन एम्पैथी का मतलब होता है समानुभूति, ठीक है। अब समानुभूति क्या है, इसका मतलब ये है अपने आप को अदर्स प्लेस,
ठीक है, जो इंसान उसके साथ जो हुआ है उसकी जगह पर अपने आप को रखकर उस चीज़ को फील करना, ये होता है एम्पैथी। तो आज के बाद अभी आप कभी सिंपैथी और एम्पैथी दोनों में डिफरेंस नहीं भूलेंगे, राइट। तो हम कहाँ पर थे? यस, तो ये टीचर है, ये चाहता है कि इसके स्टूडेंट में एम्पैथी डेवलप हो, एम्पैथी की भावना या सिंपैथी की भावना डेवलप हो। तो ये क्या करेगा? ऑब्वियस सी बात है, इसको मोरल एजुकेशन, ठीक है, जो हम एमटी पढ़ते थे ना अपने क्लास में, छोटे क्लास में, एजुकेशन, तो ये इसको मोरल एजुकेशन से मोरल स्टोरीज सुनाएगा, ठीक है, जो सिंपैथी और एम्पैथी से रिलेटेड होगा। तो उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, सिंपैथी और एम्पैथी का कॉन्सेप्ट अगर उसे समझाना है तो वो क्या करेगा? तो इस तरीके से वो बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है, राइट, अपने स्टूडेंट के बिहेवियर को शेप कर सकता है, जैसा चाहे वैसा शेप कर सकता है। नेक्स्ट है हेल्प इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड रियलिटीज़। यस, देखिए कई सारे मिथ्स होते हैं बचपन से हमारे दिमाग में, फैमिली से आते हैं, कुछ हमारे पीयर्स डालते हैं। पीयर मतलब जो हमारे सेम एज के। पीयर कौन होते हैं? याद रखिएगा, पीयर कौन होते हैं? जो हमारे सेम एज ग्रुप के होते हैं। इवन कभी कभी हमारे सेम क्लास के होते हैं, हम सेम आपके कह सकते हैं सेम वर्क प्लेस के भी हो सकते हैं। तो ये आपके पीयर होते हैं। तो आपका हमारे बहुत सारे मिथ्स हो जाते हैं चीज़ों को लेके, हम पीयर से सीखते हैं, अपने इन्वायरमेंट, अपनी फैमिली से। तो उसको ब्रेक करके रियलिटीज़ को भी समझाता है कौन? टीचिंग। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग स्किल। यस, आपकी जो लर्निंग स्किल है, सीखने की जो स्किल है, बिल्कुल मेथड्स, जब हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे टीचिंग के, तो आपकी लर्निंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। ठीक, जैसे कोई एक टॉपिक है, वो हमने लेक्चर दे दिया, उस पर केवल नहीं समझ में आया, बट अगर हम उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे दें, डेमो दे दें, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्पेसिफिकली साइंस में हम जैसा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा समझ में आता है। नेक्स्ट, बिल्ड्स थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट। यस, थिंकिंग पावर स्टूडेंट की बिल्डअप करता है, राइट। तो ये था हमारा टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे टीचिंग के जो हमने पढ़े। चलिए अब आएंगे हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है लेवल्स ऑफ टीचिंग, राइट। लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग के लेवल। अब देखिए, जैसे हर चीज़ का एक लेवल होता है, ठीक है, स्तर होता है, वैसे ही सीखने और सिखाने दोनों का ही एक लेवल होता है, स्तर होता है, ठीक है। चलिए, तो टीचिंग में हम बेसिकली अपना तीन लेवल पढ़ते हैं, राइट, 3 लेवल को हम पढ़ते हैं। तो आपका पहला लेवल जो है वो मेमोरी लेवल, राइट, मेमोरी लेवल। अब ये मेमोरी लेवल क्या होता है? इसको हम टीचिंग पिरामिड भी बोलते हैं। ये जो ये आपका ये बना है, ये इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड टीचिंग ये टीचिंग पिरामिड है। ये पिरामिड शेप का ना, तो इसको हम टीचिंग पिरामिड बोलते हैं। देखिए, इनिशियली इस टीचिंग पिरामिड में केवल आपके 3 ही लेवल थे, एक मेमोरी लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल और एक रिफ्लेक्टिव लेवल। बट क्या हुआ कि 1976 में एक और लेवल, एक एक्स्ट्रा लेवल ऐड किया गया, ठीक है, इसमें ऐड कर दिया गया, राइट, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। याद रखिएगा किस ईयर में ऐड हुआ और इसका नाम क्या था, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल। इसको ऐड किसने किया था? चलिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है किसने ऐड किया था। तो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल था, ये 1976 में ऐड हो गया। बट फिलहाल आपको यही 3 लेवल पढ़ने हैं, ठीक है। अब देखिए मेमोरी लेवल क्या होता है। मेमोरी लेवल सबसे बेसिक लेवल होता है। किसने दिया था? तो इसको दिया था आपके जोहान, ठीक है, जोहान, आपके फ्रेडरिक, FRI, ठीक है, स्पेलिंग में बोल रही हूँ कि आपको अगर मान लीजिए ना राइटिंग समझ में आए, फ्रेडरिक हर्बर्ट, ठीक है, इसको हम जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट, इन्होंने मेमोरी लेवल दिया था। अब देखिए, मेमोरी लेवल था, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल था, फिर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल था। चलिए, हम ऑटोनॉमस, हमारा पहला लेवल था यहाँ पे ऑटोनॉमस। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, वैसे 3 ही देता है, बट ऑटोनॉमस के बारे में भी हम पढ़ ही लेते हैं। देखिए, ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल का क्या मतलब है कि ये होता है स्टूडेंट सेंटर, ठीक है। ऑटोनॉमस, ऑटो का मतलब होता है स्वयं,
ठीक है, ऑटो का मतलब होता है स्वयं। तो क्या होता है कि बच्चा खुद से जो सीखता है, स्टूडेंट सेंटर होता है ये, इसमें कोई लीडरशिप नहीं होती है। ये जो आपका ऑटोनॉमस लेवल होता है, इसमें कोई लीडरशिप नहीं होती है। मैं इसको ज़रा सा रफ कर देती हूँ सो दैट आप ना, आप स्पेस में मैं लिख भी दूँगी, ठीक है? ठीक है, इधर मैं लिख देती हूँ। जो आपका ऑटोनॉमस लेवल है, इसमें क्या होगा कि ये पहली बात तो स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें कोई भी लीडरशिप नहीं होती है, मतलब कोई लीड नहीं करेगा, बच्चा खुद से सीखेगा, ठीक है। दूसरा, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, कोई कोवर्शन नहीं होता है, ठीक है। और इसको इसमें जो है कोई कोवर्शन कोवर्शन मतलब ज़बरदस्ती नहीं होती है, ठीक है, कोई कोवर्शन नहीं होता है। तो और इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं होता है, कोई इम्पोजिशन भी नहीं होता है, मतलब कुछ कुछ थोपा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो अ, जो स्टूडेंट के जो थॉट होते हैं, जो विचार होते हैं, ठीक है, या बिहेवियर जो होता है, वो सेल्फ लीडिंग होता है, ठीक है, मतलब वो खुद से ही जो उसमें चेंजेस होते हैं, ऑटोनॉमस। और इसको हम एक तरीके से निगेटिव, ये निगेटिव मैंने लिखा है, एक तरीके से निगेटिव एजुकेशन ही होती है, मतलब ये बहुत अच्छा नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो होगा मेमोरी लेवल। अब देखिए मेमोरी लेवल क्या है, पता आपको है ही, किसने दिया था? जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट ने। इन्होंने इस लेवल के ये प्रोपोनेंट थे। ये सबसे लीस्ट थॉटफुल होता है, लीस्ट लीस्ट थॉटफुल होता है, मतलब इसमें दिमाग बहुत, मतलब कैसे ना, क्रिएटिवनेस नहीं होती है, ठीक है। इसका इसमें जो है आपका ऑब्जेक्टिव इसका क्या होता है, एक तरीके से लीस्ट थॉटफुल, या कह सकते हैं कि थॉटलेस होता है। इसमें कोई आपके खुद के विचार होते ही नहीं हैं, स्टूडेंट के खुद के कोई विचार नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें केवल इसका एक शब्द याद रखिएगा, रट्टा। रट्टा लगवाया जाता है मेमोरी लेवल पे, मेमोराइज कराया जाता है, ठीक है, जैसे हम रोट बोलते हैं, रोट लर्निंग। इसमें केवल और केवल रट्टा लगवाया जाता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है इसमें, ठीक है। रट्टा लगवाने के अलावा इसमें कोई काम नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं, रट्टा लगवा के किसी किसी बच्चे को पढ़ाना या करना। अब इसमें टीचर का रोल क्या होता है, ठीक है। अब इसमें टीचर का रोल होता है, ठीक है, टीचर का क्या रोल होता है, ये डोमिनेट करता है। टीचर बहुत डोमिनेटिव होता है, ये डोमिनेट करता है, ठीक है। और एक्टिव होता है, भाई टीचर ही सब कुछ कर रहा है तो टीचर ही एक्टिव है, बच्चा, ठीक है, बच्चा तो पैसिव हो जाएगा। अभी मैं स्टूडेंट का रोल भी बताऊंगी आपको। और इसमें ये अथॉरिटेटिव होता है, जो टीचर का रोल है वो अथॉरिटेटिव होता है, उसकी अथॉरिटी होती है। अब जान लिया स्टूडेंट का क्या रोल होता है। तो स्टूडेंट का क्या रोल होता है, स्टूडेंट इसमें पैसिव लर्नर होता है, मतलब उसके अंदर जो डाला जा रहा है बस वो उसको रट ले रहा है, ठीक है, बस उसका रट्टाफिकेशन कर रहा है, कुछ और उसमें उसका कोई इनोवेशन है नहीं, राइट। और पैसिव होता है, और आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, राइट, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। अभी मैं आपको बताऊंगी मोटिवेशन भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये है था आपका मेमोरी लेवल के बारे में, ठीक है। इसमें जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ होते हैं वो चार्ट होता है, टीवी, रेडियो, ठीक है, चला दिया, रख दिया, बच्चा देख रहा है, कुछ मतलब कुछ टीचर का कोई एक्टिव रोल नहीं है, ठीक है। अब इसमें इवैल्यूएशन कैसे होता है, इवैल्यूएशन का मतलब आप जानते हैं, इवैल्यूएशन का मतलब होता है आपका किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, ठीक है, इवैल्यूएशन। अब इसमें इवैल्यूएशन कैसे होता है, तो इसमें इवैल्यूएशन होता है आपका, या तो ओरल टेस्ट ले लेंगे या आपका जो है रिटन टेस्ट ले लेंगे, राइट। ये सब, इन सब चीज़ों से ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं उससे आपका इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। तो ये था आपका मेमोरी लेवल के बारे में। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट लेवल पे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग लेवल। देखिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपको आगे की थ्योरी समझ में आएंगी। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइट, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में हमारा क्या है कि सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था मॉरिसन ने इसको दिया था, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा क्या होता है, खुद से पढ़ता है,
ठीक है, थोड़ा बहुत मतलब मिक्स रोल होता है आपका, जो टीचर होता है और स्टूडेंट होता है, दोनों का एक मिक्स रोल होता है। ठीक है, उस पर मास्टरी आ जाती है, बच्चे को एक्सप्लोर भी करता है, प्रेजेंट करता है, राइट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब इसमें क्या होता है, टीचर इम्पार्ट करता है एजुकेशन को, टीचर इम्पार्ट करता है एजुकेशन को, और जो आपका स्टूडेंट है, स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, या कह सकते हैं फुल इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट का। ठीक है, दोनों का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट होता है। इसको हम बहुत अच्छे से मॉरिसन के मॉडल में पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाई लेवल होता है। ठीक है, सबसे हाई लेवल, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, इसमें रिफ्लेक्ट करता है। इसमें क्या होता है जानेंगे। इसमें आपका ये जो है, ये मोस्ट थॉटफुल लेवल होता है, सबसे ज़्यादा थॉटफुल लेवल यही होता है। ठीक है, ये किसने दिया था, तो ये दिया था बिगी एंड हंट ने। ठीक है, ये आपका दिया था बिगी एंड हंट ने। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका एम होता है कि बच्चों में एक इंसाइट डेवलप हो सके। इंसाइट मतलब क्या होता है, इंसाइट का मतलब होता है खुद की सूझबूझ। ठीक है, खुद की सूझबूझ, एक रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग डेवलप हो सके, एक इमेजिनेशन डेवलप हो सके, इमेजिनेशन, राइट, इमेजिनेशन डेवलप हो सके, ये इस लेवल का काम है। तो चलिए, इन तीनों ही लेवल पे बेस्ड आगे हमारे पास 3 थ्योरीज हैं। ठीक है, उन 3 थ्योरीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमें ये लेवल्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ये लेवल ऑफ टीचिंग हमारे सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा क्लियरली मेंशन है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ठीक है, हमारा पहला जो मॉडल है वो है हर्बर्ट मॉडल ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। अब देखिए, इसको हम हर्बर्शियन मॉडल बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये किस पे बेस है, मेमोरी लेवल पे। मेमोरी लेवल क्या था, टीचिंग पिरामिड में सबसे नीचे का जो लेवल था वो मेमोरी लेवल था। अब देखिए, इसका फोकस क्या था, इसका फोकस था क्रैमिंग ऑफ फैक्ट्स, मतलब वही रोट मेमोराइजेशन, रट्टा मारना, रोट लर्निंग करना, राइट, रोट लर्निंग करना, रट्टा मारना, यही इसका फोकस है। सिंटेक्स क्या है इसका, इसका सिंटेक्स है मतलब कि इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें 6 स्टेप है। इसमें इनके मॉडल में 6 स्टेप हैं। पहला है प्रिपरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, तीसरा है एसोसिएशन, चौथा है जनरलाइजेशन, पांचवा है एप्लीकेशन, और छठा है रिकैपिचुलेशन। अब समझेंगे। प्रिपरेशन आपको पता है, टीचर टीचिंग करने से पहले क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। जैसे मैं हूँ, आपको पढ़ाने आई हूँ, तो ये स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर की हैं, ये प्रिपरेशन है एक तरीके की। दूसरा है प्रेजेंटेशन, जो कि मैं कर रही हूँ, मतलब जब मैं वो प्रोसेस कर रही हूँ, अभी जो मैं कर रही हूँ, जो ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ये प्रेजेंटेशन है मेरा, राइट। अब क्या है, एसोसिएशन, डिफरेंट चीज़ों को हम एसोसिएट करेंगे, मिलाकर मैं आपको एक वीडियो दे दूँगी। ठीक है, जनरलाइजेशन, अब उस चीज़ को किसके साथ हम जनरलाइज कर सकते हैं, ठीक है, किसके साथ हम उसकी जो है सामान्यता को रिलेट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम एप्लीकेशन, मतलब जो मैंने आपको ये पढ़ाया है, देखिए जनरलाइजेशन का मतलब है ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, इसको आप जनरलाइज कर दीजिए। अभी ये मैं आपको टीचिंग हर्बर्ट का मॉडल पढ़ा रही हूँ, फिर आप इसे जाके अगर कहीं पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर आप इसे अप्लाई कर दें, तो आप इसे जनरलाइज कर रहे हैं। मतलब जो आपकी आम जीवन है जो आपका, उसमें आप इसको लेकर आ रहे हैं। एप्लीकेशन, जब आप इसको अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जब है आपका रिकैप्चुलेशन, मतलब उसकी आप पुनर्बलन, शायद आई थिंक पुनर्बलन, ऐसे ही कुछ उसे बोलते हैं, पुनर्बलन, ऐसा ही कुछ होता है। रिकैपिचुलेशन, जब आप, जैसे आपकी सपोज दैट 40 मिनट्स की कोई क्लास है, तो उसमें आप 35 मिनट्स पढ़ाएं, और नेक्स्ट 5 मिनट्स आप जो आपने 35 मिनट्स पढ़ाया उसका रिवीजन कराएं। ठीक है, तो उसको हम रिकैपिचुलेशन बोलते थे, मतलब बोलते हैं। जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था तो यही होता था, रिकैपिचुलेशन, अभी भी यही है। तो वही है, आप समझ लीजिए कि हिंदी मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, शायद पुनर्बलन है, बाकी आप देख लीजिएगा, इतना मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है।
प्रोसेस यही है, मतलब रिकैप्चुलेशन का मतलब यही होता है कि आप जो भी पढ़ाया आपने उसको लास्ट की 5 या 10 मिनट्स में आप उसको रिवाइज करा दें। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम में इसके क्या क्या है। हर्बर्ट मॉडल का जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मॉडल है, हर्बर्टियन मॉडल, उसमें जो आपका सोशल सिस्टम है वो क्या है। तो सोशल सिस्टम में प्राइमरी रोल किसका है भाई, टीचर का। भाई टीचर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि ये चीज़ रटो, और सेकेंडरी रोल क्या है, स्टूडेंट का। ठीक है। दूसरा है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम मतलब ओवर एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग, रट्टा मारने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। इवैल्यूएशन में हम ओरल और रिटन टेस्ट दोनों, मैंने आपको बताया इससे पहले भी कि ओरल और रिटन टेस्ट देते हैं। एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि हम ट्रेडिशनल मॉडल है एकदम, इसको कहते हैं ना ट्रेडिशनल मॉडल, एक तरीके से ट्रेडिशनल मॉडल है ये। अब हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो एडवांटेजेस क्या है, यूज़फुल होता है किसके लिए, यंग चिल्ड्रन के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको हम ABCD छोटा बड़ा सिखाते हैं, उनको भाई कोई टेक्निक तो बताएंगे नहीं, उनको रटवाते ही तो हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, राइट। दूसरा है यूज़फुल फॉर स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स जो बहुत धीमे सीख पाते हैं, तो उनके लिए बार बार वही चीज़ें वो रटेंगे तो वो सीख पाएंगे। ठीक है। और फैक्ट्स एक्विजिशन, फैक्ट्स को याद करने में ये मेथड जो है वो ज़्यादा अच्छा होता है। डिसएडवांटेज क्या है, स्कोप फॉर सेल्फ लर्निंग। देखो सेल्फ लर्निंग का स्कोप काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि टीचर पे ही पूरा डिपेंडेंट है स्टूडेंट, तो उसके लिए सेल्फ लर्निंग काफ़ी कम हो जाती है। नॉट सुटेबल फॉर हायर क्लास, बिल्कुल नहीं। हायर क्लास में हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पढ़ते हैं, तो हायर क्लास के लिए तो बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है ये, राइट। आप सोच रहे होंगे कि मैं अगर आपको ज़्यादा मेरी लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ, तो आप थोड़ा स्पीड कम करके देख सकते हैं। बट इतना ज़्यादा है चीज़ें, उनको कवर करने के लिए टाइम हमारे पास कम है, सो दैट मुझे काफ़ी फास्ट और सब कुछ पढ़ाना है। देखिए कुछ भी मैं इसमें से छोड़ नहीं सकती, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने इसमें से कोई भी पॉइंट छोड़ा तो भले भी एग्जाम में ना आए, बट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और वो मैं चाहती नहीं हूँ। आप पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, आपको समझ में आए, राइट। और अगेन अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको कोई हेल्प मिल रही हो इससे, तो मेरे चैनल सफलता गंज को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉरिसन का मॉडल। अब देखिए जो मॉरिसन मॉडल है हमारा, वो किस पे बेस है, वो किस लेवल पे बेस है, वो है हमारा आपका मॉरिसन लेवल आपका है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, राइट। अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद हमारा बिगी एंड हंट आएगा जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल पे बेस्ड है। तो मॉरिसन का मॉडल हमारा आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बेस्ड है, राइट। अब इसका फोकस क्या है, इसका फोकस है स्टूडेंट शुड अचीव मास्टरी ओवर द कॉन्सेप्ट, मतलब स्टूडेंट अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ ले, उस पर मास्टरी गेन कर ले। सिंटेक्स क्या है इसका, सिंटेक्स देखिए मतलब इसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है, वो है एक्सप्लोर करना, देन प्रेजेंट करना। पहले बच्चों को एक्सप्लोर करेंगे उस चीज़ से, ठीक है, देन प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर एसिमिलेशन करेंगे, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन रेसिटेशन। रेसिटेशन क्या, वही फिर से मतलब रिवीजन कराना, वहाँ रिकैपिचुलेशन था और यहाँ पर क्या है, रेसिटेशन करना। रेसिटेशन वैसे पोएम के लिए यूज़ करते हैं, पोएम रिसाइट की जाती है, कविता पढ़ी जाती है ना, वैसे ही मतलब एक तरीके का एक फॉर्म का रिवीजन ही है। लास्ट में देखिए सब में आपको रिवीजन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। इसका सोशल सिस्टम क्या है, टीचर इम्पार्ट इन स्ट्रक्चरेशन, टीचर केवल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट, पूरा इन्वॉल्वमेंट होता है स्टूडेंट का। नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम। इसका सपोर्ट सिस्टम क्या है, चेंजिंग होता है, ठीक है। इसका सपोर्ट सिस्टम चेंजिंग होता है, ओरल और रिटन टेस्ट दोनों से इवैल्यूएशन हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन होता है। भाई टीचर केवल स्ट्रक्चर दे रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है, बच्चा वो काम खुद कर रहा है, ठीक है, उसके इंस्ट्रक्शन पे, तो ऑब्वियसली बात है कि एक इंटरेक्शन तो उनके बीच में बिल्डअप रहेगा। दूसरा इफेक्टिव लर्निंग होती है। डिसएडवांटेज क्या है, टीचर सेंटर है ये भी, जब तक टीचर इंस्ट्रक्शन नहीं देगा तब तक स्टूडेंट नहीं वो काम करेगा, और कोई इंडिविजुअल लर्निंग इसमें नहीं होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने मॉडल में, राइट। नेक्स्ट और लास्ट हमारा मॉडल क्या होगा, नेक्स्ट मॉडल है हमारा बिगी एंड हंट का मॉडल। बिगी एंड हंट, बिगी एंड हंट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपका रिफ्लेक्टिव। अब देखिए आप याद रखिएगा, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि मॉरिसन मॉडल जो रिफ्लेक्टिव लेवल पे बेस्ड मॉडल का नाम बताइए, आपको 4 ऑप्शन दे देगा। और अंडरस्टैंडिंग लेवल पे बेस्ड मॉडल का नाम बताइए। हर्बर्टियन मॉडल इनमें से कौन से लेवल ऑफ टीचिंग पे बेस्ड है, ये पूछ लेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग दे देगा, ठीक है, चौथा कुछ और बना देगा। इसी तरीके से आप जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो
अच्छे से पढ़िए। इसका फोकस क्या है? इसका फोकस है टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग कॉम्पिटेंसी। देखिए, जहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम आ जाए तो समझ लीजिए काफ़ी हाई लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे टीचिंग हो चाहे आपका लर्निंग हो। ठीक है, टीचिंग लर्निंग दोनों में ही अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग वर्ड आ रहा है तो वो हाई लेवल की कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है। क्रिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है और कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग डेवलप होती है, राइट। सिंटेक्स इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या, कंपोजिशन क्या है? टीचर प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, टीचर एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन देता है स्टूडेंट को, उसके बाद एक हाइपोथेसिस बनाता है। देखिए, हाइपोथेसिस मैं अभी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ाऊंगी, बट अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि हाइपोथेसिस होता है एक तरीके का टेंटेटिव स्टेटमेंट, राइट। हाइपोथेसिस इज अ काइंड ऑफ टेंटेटिव स्टेटमेंट, ठीक है, जिसको आगे चल के आपको प्रूव करना होता है। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब पता है ना, टेम्परेरी स्टेटमेंट। हाइपोथेसिस टेस्ट, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस को हम टेस्ट करते हैं, रिजल्ट्स डेराइव होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। सोशल सिस्टम क्या है इसका? क्लासरूम इन्वायरमेंट इसका ओपन होना चाहिए, ठीक है, ओपन होता है। सपोर्ट सिस्टम इसका क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ एटीट्यूड एंड बिलीफ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ओरल टेस्ट रिटन टेस्ट नहीं बल्कि उनके एटीट्यूड्स और बिलीव्स का इवैल्यूएशन होता है। जैसे अभी हमारा CCE चल रहा है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, राइट। एक तरीके से एडवांटेजेस क्या है इसके? लर्नर सेंट्रिक अप्रोच है ये तो बहुत अच्छी है भाई, बच्चा ही सेंटर में हमेशा होना चाहिए। एक अच्छा टीचिंग मेथड, एक अच्छी टीचिंग अप्रोच यही कहती है कि हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड वो होनी चाहिए, चाहे करिकुलम हो, करिकुलम भी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डेवलप होती है। डिसएडवांटेज, अब ये डल स्टूडेंट के लिए, भाई देखिए, जो स्टूडेंट बहुत स्लो है, बहुत डल है, बहुत पढ़ने में अच्छा नहीं है, अब उसको आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे देंगे तो वो तो अभी बेसिक्स ही नहीं जानता है। सपोज दैट मैं आपके सामने आज आई पहले दिन, आप भी पहले दिन टीचिंग एप्टीट्यूड का वीडियो आपने खोला, स्लाइड खोली, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ नहीं पता कि टीचिंग क्या होती है, और मैं आपको सीधे वीकेंड हंट का मॉडल पढ़ा दूँ बिना लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ाए, टीचिंग पिरामिड पढ़ाए, तो क्या आपको समझ में आता? नहीं ना। तो आप वही समझ लीजिए, समझ में तो उसे ही आएगा ना जो पहले से पीछे जिसके बेसिक्स अच्छे होंगे, और डल स्टूडेंट का बेसिक्स नहीं अच्छा होता। अगर अच्छा होता तो वो इंटेलिजेंट ना होता, राइट। तो ये था हमारा बिगी एंड हंट का मॉडल। चलिए आगे कुछ हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, हम पढ़ लेंगे उन्हें, ठीक। काफ़ी आपका कम चीज़ें हैं, मैं उसे आपको बताती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, वो अदरवाइज आपका टॉपिक ही कंप्लीट हो चुका। लाइक आप, कहाँ गया पेन? यस, ये रहा पेन। जैसे आपका जो टीचिंग है, टीचिंग एक बाईपोलर प्रोसेस है, बाईपोलर प्रोसेस है। ये किसने बोला है? ये बोला है जॉन एडम्स ने। एडम के हिसाब से टीचिंग एक बाईपोलर प्रोसेस है। अब देखिए, बाईपोलर प्रोसेस क्या? जिसके केवल दो पोल हो, एक है ये स्टूडेंट, राइट, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका ये टीचर, ठीक है। दो लोग इन्वॉल्व है, एक स्टूडेंट और एक टीचर है, तो बाईपोलर प्रोसेस है। बट टीचिंग एक ट्राईपोलर प्रोसेस है, ट्राईपोलर प्रोसेस है। किसने कहा था ये कहा था जॉन डुई ने, ठीक है, जॉन डुई, ये एक ही में है, ठीक है, जॉन डुई ने कहा था। अब ट्राईपोलर कैसे हुआ? ये देखिए, ट्राईपोलर ऐसे हुआ, तीन पोल हैं टीचिंग के, राइट। एक है आपका टीचर, एक है आपका स्टूडेंट, जो हमने बाईपोलर में भी पढ़ा था इन दोनों को, और एक होगा हमारा क्या? सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। देखिए, जब तक इन्वायरमेंट नहीं होगा तभी तो, किसी इन्वायरमेंट में ही तो इंटरेक्शन होता है, तो इन्वायरमेंट नहीं होगा तो इंटरेक्शन कैसे होगा? तो ये हमारा कुछ एडिशनल चीज़ थी। चलिए नेक्स्ट और एडिशनल चीज़ें हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, टीचिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स टीचिंग के लिए क्या है? तो सबसे पहले तो आप मोटिवेशन होना चाहिए, ठीक है। मोटिवेशन, देखिए, मोटिवेशन के बारे में पढ़ा दूँ आपको कि मोटिवेशन जो है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट आप जान लीजिए जनरल। एक होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन
और एक हमारा होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए, इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, ठीक है, और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाह्य, मतलब बाहरी रूप से, बाहर से जो चीज़ें दी जाए आपको, ठीक है। अब जो इंट्रिंसिक होता है इसका जो लोकस होता है यानी जो सेंटर होता है वो क्या होता है, अंदर होता है, इंटरनल होता है, और जो इसका जो लोकस होता है वो बाहर होता है, ठीक है। अब देखिए, आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, और आपने देख लिया क्या, संदीप माहेश्वरी का वीडियो, ठीक है, कोई फैन हो तो ऑफेंस मत होइएगा, ठीक, और आपके अंदर आ गया बहुत बढ़िया जोश, एकदम फुल ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, और आप बैठ गए और पढ़ लिया आपने 10 घंटे उस दिन। नेक्स्ट डे क्या हुआ, 2-3 दिन आपने पढ़ा, फिर आपकी लाइफ वैसे ही हो गई, फिर वो एक्सट्रिंसिक भी नहीं काम किया। बट किसी की कोई कंडीशन है, कोई भी हो सकती है, सबके घर की अलग कंडीशन होती है, उसके अंदर वो उस चीज़ को लेकर वो मोटिवेट है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अपने घर के लिए करना है, अपने लिए करना है, या पेरेंट्स के लिए करना है, उसका वो मान लीजिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन है अंदर से, तो फिर उसको बाहर किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। और ये जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान था ये, ठीक है। नेक्स्ट, मोटिवेशन के अलावा हमें सपोर्ट मटेरियल, भाई हम टीचर हैं, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, अब मेरे पास लैपटॉप ना हो, पेन टैब ना हो, मैं कैसे पढ़ाऊँगी, मटेरियल ही ना हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आपके पास होने चाहिए, उद्देश्य टीचिंग के, और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने नेट क्रैक ही ना, जीआरएफ क्रैक ही ना किया होता, ठीक है, मुझे नॉलेज ही ना होती कि क्या फर्स्ट पेपर में आता है, तो मैं आपको कैसे पढ़ाती। सब्जेक्ट नॉलेज होना भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गई हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट किसकी, टीचिंग की। हम बात करेंगे नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा होगा वो है क्या, टाइप्स ऑफ टीचिंग। देखिए, मैंने सोचा था इतना ही पढ़ा दूंगी आपको लेवल, बट चलिए थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसकी स्लाइड्स नहीं। टाइप्स ऑफ टीचिंग, अब देखिए जो ये टाइप्स ऑफ टीचिंग है, टीचिंग हमारी कितने टाइप की होती है, ये 4 टाइप की होती है, ठीक है, ये 4 तरीके की होती हैं। पहला जो है हमारा वो है क्या, टीम टीचिंग, टीम टीचिंग, राइट, टीम टीचिंग। अब टीम टीचिंग क्या होता है, टीम टीचिंग का आइडिया जो है यूएसए में से आया था, यूएसए से आया था, कब, 1954 में, राइट। अब इसमें क्या होता है, 2 और मोर टीचर साइमल्टेनियसली टीच अ क्लास, 2 या 2 से ज़्यादा टीचर 1 by 1 क्लास को पढ़ाते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है, क्या होता है, मैं आपको, 2 और मोर टीचर 1 by 1, ठीक है, पढ़ाते हैं, ठीक है, एक के बाद एक पढ़ाते हैं। क्यों ऐसा वो करते हैं भाई, एक ही टीचर पढ़ा देना एक कॉन्सेप्ट को, नहीं, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, समझाने के लिए। देखिए, मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड अलग तरीके से पढ़ा रही हूँ, कोई और मान लीजिए मेरे बाद तुरंत मैं किसी और को भेज दूँ, वो आपको हो सकता है 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दे या 1-2 पॉइंट कम बता दे मुझसे, राइट, तो ये होता है। अब दूसरा जो हमारा है, दूसरी टाइप की जो टीचिंग है वो क्या है हमारी, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग अगर आपने बीएड किया होगा तो वो काफ़ी अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है। माइक्रो टीचिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, क्या, स्केल्ड, एक सेकेंड, माइक्रो टीचिंग को हम स्केल डाउन टीचिंग भी बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग में बेसिकली क्या करते हैं, जो ओरिजिनल क्लासरूम होता है सिचुएशन, उसमें बच्चे कम कर दिए जाते हैं और उसका टाइम भी घटा दिया जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट दिया था ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने, ठीक है।
काफ़ी इम्पॉर्टेंट नाम है, स्टार डबल स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब माइक्रो टीचिंग क्या होती है? माइक्रो टीचिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, इस तरीके से एक डायग्राम बनता है, उस डायग्राम को अगर आप याद कर लेंगे, राइट, सबसे पहले आप प्लान करते हैं, ठीक है, प्लान के बाद आप क्या करते हैं? टीच करते हैं। मतलब क्या भाई, पढ़ाते हैं। मैं अगर एक टीचर हूँ, मैंने पहले प्लानिंग किया, फिर मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, फिर आप क्या करेंगे? मुझे कमेंट करेंगे और मुझे फीडबैक देंगे कि ये चीज़ आपकी अच्छी है और ये चीज़ ख़राब है। अब मैं क्या करूँगी? फिर से प्लान करूँगी, यानी कि रीप्लान करूँगी। भाई फिर से अब ये टॉपिक नहीं समझ में आया आपको तो फिर से समझाऊंगी ना, फिर मैं रीटीच करूँगी, फिर से मैं पढ़ाऊँगी आपको कुछ चेंजेस के साथ जो आपने बोले हैं, फिर आप मुझे फीडबैक देंगे, फिर से फीडबैक देंगे, ये साइकिल चलता रहेगा, ठीक है। ये है आपका माइक्रो टीचिंग, ठीक है, इसी को माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। देखिए एवरेज आपकी क्लास कितने मिनट की होती है भाई? 40 to 45 मिनट की, 40 to 50 मिनट की होती है क्लास बच्चे की। उसको हम साइज़ में भी, देखिए क्लासरूम को साइज़ में भी इंक्रीज़ कर देते हैं और डिक्रीज़ कर देते हैं और टाइम में भी डिक्रीज़ कर देते हैं। ऐसे 20 मिनट की क्लास 20 से 25 मिनट की क्लास कर देंगे, देन उसके बाद आपका या 30 मिनट की हो जाती है, उसके बाद आपके बच्चे जो हैं वो 5 से 10 बच्चे हो जाते हैं। ऐसे इस तरीके से माइक्रो टीचिंग को एक टीचिंग इन्वायरमेंट ऐसे देते हैं। अब देख लीजिए कि जो आपके ये स्टेप्स हैं, ठीक है, ये जो स्टेप्स हैं, राइट, जो आपके स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स कितने कितने मिनट के होते हैं? तो देखिए टीच आपका प्लान तो आप भाई एक रात पहले से 2 दिन पहले से प्लान कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टीच आपका होता है 6 मिनट का, ठीक है, फीडबैक आपका होता है 6 मिनट का, ठीक। फिर रीप्लान भाई ज़्यादा टाइम लगता है, फिर से प्लानिंग करने में चेंजेस करने होते हैं तो 12 मिनट का। फिर रीटीच होता है आपका, ये फिर से 6 मिनट का होता है, ठीक है, और आपका फीडबैक ये भी 6 मिनट का होता है। जब आप सारा जोड़ेंगे तो आएगा आपका 30 टोटल 36 मिनट। तो ये मैंने कहा 30 मिनट 35 मिनट ऐसे करके आपकी हो जाती है माइक्रो टीचिंग। तो ये एक स्टैंडर्ड ये एनसीईआरटी के हिसाब से है, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से है, बाकी अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपका दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका किसके बारे में? ये हो गया आपका माइक्रो टीचिंग के बारे में। चलिए नेक्स्ट हम आएंगे, हम पढ़ेंगे आपका मैक्रो टीचिंग, राइट, मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग, माइक्रो हो गया, मैक्रो आपका जो नॉर्मल टीचिंग होती है, जैसे हमारी 40 45 50 मिनट की जो क्लास होती है, ठीक है, लार्ज ग्रुप में ज़्यादा स्टूडेंट, लार्ज ग्रुप होता है, जैसे नॉर्मल टीचिंग होती है हम करते हैं, प्लस टाइम टाइम ड्यूरेशन आपका ये भी ज़्यादा होता है, राइट, ये भी ज़्यादा होता है, ये भी ज़्यादा होता है। अब एक और हमारा टाइप है, ये तो हमारा 3rd नंबर था, एक हमारा है 4th नंबर, ठीक है, ये इसे हम बोलते हैं सिमुलेशन टीचिंग। सिमुलेशन टीचिंग, सिमुलेशन टीचिंग क्या होता है? ये लर्नर सेंटर्ड टेक्निक है। सबसे पहली बात जान लें कि ये लर्नर सेंटर्ड है टेक्निक है। और दूसरी बात, सिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सिमुलेशन का देखिए मतलब होता है इमिटेशन, और इमिटेशन क्या होता है? किसी चीज़ की नकल उतारना, इमिटेशन करना यानी कि नकल, किसी चीज़ की नकल उतारना, ठीक है। ये लर्नर सेंटर्ड टेक्निक है, इसको इमिटेशन या सिमुलेशन को हम रोल प्ले टेक्निक भी कहते हैं। जैसे आप नहीं रोल प्ले करते हैं किसी का, ठीक है, तो रोल प्ले टेक्निक भी कहते हैं हम इसे। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ टीचिंग, कितने टाइप की होती है। अब हम आएंगे, एक और टॉपिक है आपका मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग, काफ़ी ये भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लेंगे, परेशान मत होइए आप, ठीक है। मैग्जिम्स ऑफ टीचिंग, मैग्जिम्स क्या होते हैं? अब देखिए मैग्जिम्स क्या होता है। मैग्जिम्स वो चीज़ें होती हैं जो किसी टीचर को कैसे पता चलती है? एक्सपीरियंस से, ठीक है,
जैसे मैंने आपको पढ़ाया, एक्सपीरियंस से पता चलता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। अब मैंने इसका एक्सपीरियंस लिया, अभी तक मैंने खुद पढ़ा था, मैंने किसी को पढ़ाया नहीं था, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने एक्सपीरियंस लिया। अब मुझे पता चला कि यहाँ पर ये गलतियाँ हैं, ठीक है, ठीक, मुझे ये चीज़ आती है, ये चीज़ नहीं आती है। अब जो नहीं आती है, जो अननोन है, वो मुझे पता चल गई, मतलब मैं नोन से अननोन चली गई। जो मुझे पता था वहाँ से मैं वहाँ चली गई जो मुझे नहीं पता था। तो अब इसके मैक्सिम्स जान लीजिए, मैक्सिम्स जान लीजिए, मैक्सिम्स हम पढ़ लेंगे। मैक्सिम्स आपके हैं फ्रॉम नोन टू अननोन, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल अच्छे से समझाया कि नोन टू अननोन कैसे, मुझे नहीं पता था, अब मैंने आपको पढ़ाया, मुझे पता चल गया कि अच्छा ये इसमें ये भी होता है। डेफिनेट टू, ये फ्रॉम आप लगा लीजिएगा, इनडेफिनेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैक्सिम्स आपसे पूछ सकता है। दूसरा है तीसरा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, राइट। एक और हम पढ़ेंगे, क्या है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। देखिए कॉन्क्रीट क्या चीज़ें होती हैं, जो दिखती हैं, ठीक है, इमारत, जैसे बिल्डिंग है, पुल है, रेल है, बस है, ट्रक है, सब कॉन्क्रीट चीज़ें। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, नहीं दिखती हैं, जो जैसे हमारे वैल्यूज़, हमारे कस्टम्स, जो रीति रिवाज हम निभाते हैं, ठीक है, ये नहीं दिखते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, राइट। नेक्स्ट और है हमारा, वो है पर्टिकुलर टू जनरल, राइट। एक और है हमारा इसमें होल टू पार्ट्स, ठीक है। अभी हमने कोई डेफिनेशन है वो पूरी पढ़ ली, अब हम उसके टुकड़े टुकड़े करके उसका एक एक चीज़ का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एनालिसिस टू सिंथेसिस, ठीक है, सिंथेसिस। आगे भी और बहुत सारे हैं, बट इतना आपको, साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल है, और इम्पेरिकल टू रेशनल है। इम्पेरिकल क्या होता है, जो एक्सपीरियंस से चीज़ें हमें पता चलती हैं। रेशनल क्या होता है, जो लॉजिक से हमें पता चलती हैं। पर्टिकुलर टू जनरल है, हमने पढ़ा है। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये काफ़ी सारे हैं। अच्छा, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस जान लीजिए। ये टीचिंग की प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है, ऐसे ही आप सुन लीजिए, मैं लिख नहीं रही हूँ। टीचिंग की प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है, पर्पसफुल टीचिंग हो जाती है, लर्निंग बाय डूइंग का कॉन्सेप्ट ये हमें देता है, और क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप करता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंस है टीचिंग मैक्सिम्स की। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, वो है आपका एक लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, राइट। लास्ट कॉन्सेप्ट है ये आपका, लास्ट कॉन्सेप्ट है ये, है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, राइट। इसको पढ़ने के बाद बस हमारा ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, क्या है, एक सेकेंड, क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। क्या प्रिंसिपल है, देखिए दो तरीके के प्रिंसिपल होते हैं टीचिंग के, राइट। एक होते हैं जनरल प्रिंसिपल्स, एक होते हैं क्या, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। जनरल में क्या है, समझ लीजिए, एक मिनट, यस। जनरल प्रिंसिपल्स में क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स में आपका आएगा क्या, जनरल में आपका आएगा प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखिए मैं प्रिंसिपल नहीं लिख रही हूँ, आपका डायरेक्ट ऐसे प्लानिंग आएगा, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। और चाइल्ड सेंटर्डनेस का प्रिंसिपल आ जाएगा, चाइल्ड
सेंटर्डनेस का प्रिंसिपल आ जाएगा, और आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन का प्रिंसिपल आ जाएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये आपके जनरल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अब कुछ आपके जो है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ये जनरल प्रिंसिपल से थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ये एक्सपीरियंस से आते हैं आपको और रिसर्च से आते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको पढ़ लेते हैं। जैसे कि प्रिंसिपल है आपका मोटिवेशन का आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। भाई किसी चीज़ को एक्सपीरियंस से ही पता चलेगा ना आपको कि इंटरेस्ट है या नहीं है। रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। रीइंफोर्समेंट आपको स्किनर वाले साइकोलॉजी, अगर आपने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी होगी तो स्किनर का एक था रीइंफोर्समेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट पे बेस्ड होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, स्किनर ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा। किसने? स्किनर ने, राइट। नेक्स्ट है हमारा रेमेडियल प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। भाई कोई चीज़ की दिक्कत पता चली तो जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनको रेमेडियल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाती हैं। रेमेडियल टीचिंग, रिपीटिशन एंड एक्सरसाइज, तो ये आपके कुछ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हो गए, राइट। इसके बाद एक लास्ट छोटा सा है हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बोल दे रही हूँ, आप सुन लीजिए। इमीडिएट एक्शन, मतलब कोई बच्चा अगर शिकायत कर रहा है कोई चीज़ की तो उस पर इमीडिएट एक्शन ले। मिसबिहेवियर कर रहा है तो आप टीचिंग रोक दें, नहीं पढ़ाएंगे आप। और सीट को बच्चे के चेंज करते रहें, रोटेशन जिसे हम बोलते हैं, रोटेशन होता रहे। काफ़ी सेंसिटिव एडेप्टिव बने आप एज अ टीचर, एंड सेंसिटिव हों। और काउंसलिंग करें, अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो काउंसलिंग करें। और टीचिंग विद सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ आप टीचिंग करें। और कॉर्डियल रिलेशनशिप बनाएं। कॉर्डियल का मतलब एक अच्छे रिलेशनशिप अपने स्टूडेंट के साथ। और इफ़ेक्टिव टीचिंग करें, ठीक है, इफ़ेक्टिव टीचिंग करें। तो ये था हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 का पहला पार्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि आपके सिलेबस में भी है। तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक, राइट, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक हम पढ़ेंगे। उसमें हम अर्ली एडोलिसेंस के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे, क्योंकि आप यूजीसी नेट दे रहे हैं, डेट मीन्स आप प्रोफेसर बनने जा रहे हैं। तो आप ऑब्वियस बात है हायर एजुकेशन में जाएंगे, तो आपको प्राइमरी एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है आपसे। तो आप लर्नर कैरेक्टरिस्टिक एडोलिसेंट लर्नर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एडोलिसेंट लेवल लर्नर जो होते हैं उसमें क्या होता है, उनके एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। और इसमें हम एडल्ट लर्नर के बारे में पढ़ेंगे, राइट। एडोलिसेंट और एडल्ट लर्नर में क्या डिफरेंस होता है, उसके लिए क्या टीचिंग मॉडल है, पेडागोजी, एंड्रोगोजी, ह्यूटागोजी, ये हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्रिटिकल पेडागोजी भी पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हम क्रिटिकल पेडागोजी के बारे में बहुत अंदर, और नॉल की थ्योरी एंड एंड्रोगोजी के लिए जो है वो पढ़ेंगे। मैं जैसे आपको बता दे रही हूँ कि कितनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। टीचिंग थ्योरीज़ हम पढ़ेंगे, फॉर्मल थ्योरीज़ हैं हमारी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज़ हैं हमारी, ठीक है, जल्दी जल्दी इसको निपटाएंगे। नॉर्मेटिव थ्योरीज़ हैं हमारी, राइट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे होते हैं। उसके बाद कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, एडगर डेल का कोड ऑफ एक्सपीरियंस भी हम पढ़ेंगे, राइट। और लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग की कंडीशंस क्या है। तो ये इतना हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बेसिकली हम पढ़ेंगे, ठीक है। उस पर बेस्ड टीचिंग के मॉडल्स पढ़ेंगे, बेसिकली पेडागोजी, एंड्रोगोजी और ह्यूटागोजी, इन 3 के बारे में हमको पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, अभी आपको लग रहा होगा काफ़ी ये लेंदी है, देखिए फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट ये दोनों नो डाउट काफ़ी लेंदी हैं, इसके बाद की यूनिट इतनी लेंदी नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर क्रैक करना है, अगर आपको फर्स्ट पेपर में 40+ 40 to 45 क्वेश्चन, आपको इतना 40 to 45 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, तो मेरे साथ बने रहें कंटिन्यूसली। और एज अ रिवीजन आप इसे देखते रहें। अगर आप पढ़ भी चुके हैं तो आप इससे रिवीजन कर लें, राइट। और जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए तो भाई देखिए 11 बार आपका नहीं 14-15 स्लाइड में आपका पूरा ये इतना कॉन्सेप्ट कवर हो गया। बहुत ज़्यादा लिखने का भी इसमें कुछ नहीं है, तो वो इंसान अपने नोट्स भी बना सकता है,
राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमारे चैनल सफलतागंज पे बने रहें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे चैनल सफलतागंज को सब्सक्राइब करें सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आप तक पहुंचते रहें। और हाँ, बेल आइकन जो है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, गुड बाय।